सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ परीक्षा मंथन का करंट अफेयर्स लक्ष्य 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि IR, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट मीट में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत किसने की? नरेंद्र मोदी के साथ कौन थे? बोरिस जॉनसन ने। कहाँ? COP26 में। कहाँ हुआ था ये समिट? ग्लासगो में। ग्लासगो में समिट हुआ था। पहले ब्रिटेन और अब अमेरिका ने भी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल को अपना समर्थन दे दिया है। पहले ब्रिटेन ने समर्थन दिया था और अमेरिका ने भी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को समर्थन दिया है। देखिए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा है? OSOWOG। प्रमुख बिंदु। इस अवसर पर उन्होंने यह घोषणा की, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो जल्द ही दुनिया को एक कैलकुलेटर प्रदान करेगी जो किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप सकता है। मोदी ने क्या बताया? नरेंद्र मोदी ने कि जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, ये बहुत जल्दी दुनिया को एक कैलकुलेटर प्रदान करेगी जो सौर ऊर्जा की क्षमता को मापने में काम आएगा। सौर ऊर्जा की चुनौती से निपटने के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड समाधान का उपयोग किया जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल को 1 घंटे में पर्याप्त सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, जिसका उपयोग पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य की 1 वर्ष के लिए बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। यानी कि 1 घंटे में जो सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में आता है, उस 1 घंटे के प्रकाश की मात्रा से पृथ्वी की जितने सारे मनुष्य हैं और उनकी बिजली की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में सक्षम है, ये बताया जा रहा है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड क्या है? OSOWOG के पीछे का मुख्य दर्शन है द सन नेवर सेट्स, यानी कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। अर्थात सूर्य कभी नहीं डूबता। और चूंकि सूर्य किसी भी भौगोलिक स्थान पर किसी विशेष समय पर स्थित ही रहता है, अतः यह योजना भी विश्व में ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता लाएगी, ऐसा अनुमान है। कहा जा रहा है कि सूर्य कभी नहीं डूबता है, घूर्णन तो पृथ्वी करता है। तो इसी प्रकार से सूर्य की जो प्रकाश क्षमता है, इस प्रकार की क्षमता से मनुष्य अपने बिजली की आपूर्ति कर सकेगा। तो यही OSOWOG के पीछे का मुख्य दर्शन क्या है? द सन नेवर सेट्स, अर्थात सूर्य कभी नहीं डूबता है। यह भारत द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और आर्थिक लाभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे विश्व बैंक के तकनीक सहायता कार्यक्रम के तहत लिया गया है। इसे विश्व बैंक के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत लिया गया है, वन सन वन ग्रिड वाला। और ये किसके द्वारा शुरू की गई है? भारत के द्वारा। महत्व इसका देख लीजिए। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश को आकर्षित करने के साथ साथ कौशल, प्रौद्योगिकी और वित्त का उपयोग करने में भी सभी प्रतिभागी देशों की मदद करेगा। आर्थिक लाभ के परिणाम स्वरूप पानी, स्वच्छता, भोजन और
गरीबी उन्मूलन आदि अन्य सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को कम करने में सकारात्मक बदलाव देखने को इससे मिलेंगे। यह भारत में राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों को क्षेत्रीय और वैश्विक प्रबंधन केंद्रों के रूप में विकसित करने में सहायक होगा। शेष अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में चीनी निर्माण। पूर्वी लद्दाख में बढ़ते सीमा तनाव के बीच शेष अरुणाचल प्रदेश रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश RALP का क्षेत्र जो है, RALP का जो क्षेत्र है वहाँ चीनी निर्माण की बात की गई है। भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि चीन द्वारा इस क्षेत्र में गश्त और बुनियादी ढांचे के निर्माण की भारी वृद्धि की हुई है। अर्थात यहाँ जो चीनी निर्माण के तहत चीन के लोग क्या कर रहे हैं, अवसंरचना का विकास कर रहे हैं, बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में एक चिंता का विषय है। शेष अरुणाचल प्रदेश क्या है ये समझ लीजिए। सैन्य भाषा में RALP कामेंग क्षेत्र के अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक क्षेत्र है। कामेंग क्षेत्र जिस प्रकार से है उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश का एक क्षेत्र जिसको बोला जाता है शेष अरुणाचल प्रदेश। अतः पूर्व और पश्चिम कामेंग जिले से युक्त कामेंग क्षेत्र के अलावा शेष राज्य को सेना द्वारा RALP के रूप में संदर्भित किया जाता है। पूर्वी कामेंग पश्चिमी कामेंग जिले को छोड़ करके उसके अलावा जो भी क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, शेष अरुणाचल प्रदेश RALP। ये संबोधन किसके द्वारा, सेना के द्वारा दिया गया है। मामला क्या है, तो चीन RALP क्षेत्र में यानी शेष अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के करीब सैनिकों को ले जा रहा है और चीन द्वारा इस क्षेत्र में सैनिकों का समर्थन करने के लिए सुरंगों, आवास और संबंधित सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। यानी यहाँ पे बुनियादी संरचना का विकास कर रहा है। उदाहरण के लिए हाल के ही महीनों में सुबनसिरी क्षेत्र में सुरंगों का निर्माण किया गया है। भारत की ये चिंता देखिए, अरुणाचल प्रदेश के RALP क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चीनी बुनियादी ढांचे का विकास और सेना का निर्माण चिंता का विषय है। RALP में चीनी गश्त में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से असफीला क्षेत्र में। तवांग क्षेत्र में भारत द्वारा उठाए गए कदम। भारत भी अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में अपने बचाव को मजबूत कर रहा है और अपनी सैन्य स्थिति में आक्रामक तत्वों को जोड़ रहा है। तवांग सेक्टर में बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए सेना की इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को भी लगाया गया है। यानी कि भारत के द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है, सुरक्षा बलों को चुस्त तंदुरुस्त किया जा रहा है। सैनिकों के संदर्भ में 2010 तक सेना के पास केवल एक डिवीज़न था जो RALP की देखभाल करता था। चीनी उपस्थिति में वृद्धि के साथ सेना ने अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सैनिकों को स्थानांतरित कर दिया है। सेना ने तवांग सेक्टर में अपने मारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है और साथ ही LAC के पार चीनी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अपने निगरानी क्षमताओं को मजबूत किया है। अगला टॉपिक है सूडान में तख्ता पलट। हाल ही में सूडान की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। सैनिकों द्वारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक और अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार करने के घंटों बाद सरकार को भंग कर दिया गया। तख्ता पलट से पहले की स्थिति
उमर अल बशीर ने लगभग 3 दशकों तक सूडान की अध्यक्षता की थी। अप्रैल 2019 में एक लोकप्रिय विद्रोह और राष्ट्रपति बशीर को हटाने के कारण सूडान में तानाशाही से लोकतंत्र में परिवर्तन हुआ है। अगस्त 2019 के समझौते के तहत सेना और नागरिक आंदोलन के नेता एक संक्रमणकालीन सरकार बनाने के लिए एक साथ आए हैं। वे एक शासक निकाय में काम करते हैं जिसे सॉवरेन काउंसिल के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य 2023 के अंत तक देशों को चुनावों में ले जाना है। मतभेद के कारण सेना की भूमिका काफ़ी हद तक मानद मानी जाती है, लेकिन नागरिकों ने बार-बार विदेशी नीति और शांति वार्ता में सैन्य अतिरेक की शिकायत की है। दूसरी ओर सेना ने नागरिक दलों पर कुप्रबंधन और सत्ता पर एकाधिकार का आरोप लगाया है। क्या है विवादित मुद्दे? तनाव का एक बिंदु 2003 में दारफुर के संघर्ष में सेना और उसके सहयोगियों द्वारा युद्ध अपराधों के आरोप पर न्याय को लेकर है। कैबिनेट ने संदिग्धों को सौंपने पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन संप्रभु परिषद ने नहीं। 3 जून 2019 को लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों की हत्या की जांच को लेकर संघर्ष है, जिसमें सैन्य बलों को फंसाया गया है। जांच के निष्कर्षों को सार्वजनिक करने में देरी होने से कार्यकर्ता और नागरिक समूह नाराज हो गए हैं। एक बिगड़ते आर्थिक संकट ने मुद्रा को गिरा दिया और खाद्य और ईंधन की लगातार कमी पैदा कर दी है। यह बशीर के पतन का कारण था। अगला टॉपिक है ISA का 101वां सदस्य बना है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA एक सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस ISA यानी इंटरनेशनल सोलर एलायंस में शामिल हो गया है। अमेरिका शामिल हो गया है ISA में, इंटरनेशनल सोलर एलायंस में। कैमा सदस्य है तो 101वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। अमेरिका अब ISA के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य बिंदु देखिए, सौर ऊर्जा को वैश्विक रूप से अपनाने में तेजी लाने के लिए अमेरिका सदस्य देश के रूप में ISA में शामिल हुआ है। यह घोषणा 10 नवंबर 2021 को UNFCCC COP26 में की गई थी। ग्लासगो में जो समिट हुआ है COP26, उसमें यह अमेरिका घोषणा किया है। ISA फ्रेमवर्क को पहली बार 2016 में देशों के समर्थन के लिए परिचालित किया गया था। यह सभी देशों के लिए सहयोग के माध्यम से वैश्विक प्रासंगिकता और स्थानीय लाभ प्रदान करने पर जोर देता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 124वें देशों का गठबंधन है। इसकी शुरुआत भारत ने की थी। इसके अधिकांश सदस्य देश ऐसे हैं जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। तो इस स्थिति वाले सभी जो देश हैं वो ISA का सदस्य हैं। आगे देखिए, और ISA जो गठबंधन है 124 देशों का एक गठबंधन है। और ISA की शुरुआत किसने की थी? तो भारत ने की थी, ये याद रखना है। और अधिकतर देश कहाँ किस स्थिति के हैं? जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं, आंशिक या पूर्ण रूप से। यह गठबंधन सौर ऊर्जा की कुशल खपत के लिए काम करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का शुभारंभ की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांद ने फ्रांस के पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के 21वें सत्र 30 नवंबर 2015 को की थी। ISA का शुभारंभ कब हुआ था? COP21 में, याद रखिए 2015 में। COP21 कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था इसका COP21 का सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने लगभग 120 देशों के प्रमुखों के साथ लॉन्च में हिस्सा लिया था, जिन्होंने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों में अपनी भागीदारी की प्रतिबद्धता जताई थी। ISA संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है, संधि पर आधारित है, जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके दुनिया भर में सौर विकास को उत्प्रेरित करना है। ISA सौर ऊर्जा को एक साझा समाधान के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो एक साथ सभी भौगोलिक क्षेत्रों में जलवायु, ऊर्जा और आर्थिक प्राथमिकताओं पर गौर करते हुए वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संक्रमण की सुविधा, राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा और स्थानीय स्तर पर ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। चलिए देखिए आगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6ठी समिति ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए भारत द्वारा पेश किए गए एक मसौदा प्रस्ताव को बिना मतदान के पारित कर दिया है। यूनाइटेड नेशन ने ISA को पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया है और इस मुद्दे पर बिना मतदान किए इसे पारित कर दिया है। ठीक है, तो ISA को पर्यवेक्षक का दर्जा मिल गया। और ISA किसकी पहल है? ये भारत की। कब हुआ था? 2015 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को अब 6ठी समिति के सुझाव को आधिकारिक तौर पर पारित करना होगा। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने अक्टूबर 2021 के शुरुआत में भारत, फ्रांस और लगभग 80 सह प्रायोजकों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए मसौदा प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव के सह प्रायोजक देशों में अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, कनाडा, चिली, क्यूबा, डेनमार्क, मिस्र, फिजी, फिनलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, सेंट विसेंट, ग्रेनेडाइंस, सऊदी अरब, त्रिनिदाद और टोबैगो, संयुक्त अरब अमीरात तथा ब्रिटेन शामिल हैं। ISA बड़े देशों की वैश्विक प्रतिबद्धताओं में मदद कर रहा है, जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम कर ग्रह को सुरक्षित बनाया जा सके। उल्लेखनीय है कि आर्थिक रूप से कमजोर देशों की मदद करते हुए एक आत्मनिर्भर ऊर्जा विकल्प स्थापित करने में मदद करता है, जो व्यापार निर्भरता को कम करता है और रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है। अगला टॉपिक है लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, LMDCs। हाल ही में चीन, भारत और अफ्रीका देशों जैसे अधिकांश विकासशील देशों ने जलवायु वित्त में धनी देशों से प्रति वर्ष लगभग 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की है। चीन है, भारत है, अमेरिका, अफ्रीकी देशों जैसे अधिकांश विकासशील देशों ने, ये सब जो विकासशील देश है, चीन, अफ्रीकी जो देश है, भारत विकासशील देश है, इन्होंने धनी देश यानी कि जो विकसित देश हैं उनसे बोला गया है, उनसे ये डिमांड की गई है कि प्रति वर्ष कम से कम आप लोग
3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करें, है ना। मुख्य बिंदु, 24 देशों के समूह खुद को लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज LMDCs कहते हैं। LMDC यानी कि लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज में कितने देशों का समूह बताया जा रहा है अभी तक? 24 देशों का। और अफ्रीकी देशों ने वित्त प्रवाह को बढ़ाने के प्रस्ताव में इस मांग को आगे रखा गया है। भारत, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देशों के साथ LMDC समूह का हिस्सा है। LMDC में कौन कौन शामिल है? टोटल 24 देश शामिल हैं। भारत है, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिलीपींस, इस प्रकार के देश हैं। लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज LMDC क्या है? LMDC विकासशील देशों का एक समूह है जो संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में एक ब्लॉक वर्ताकार के रूप में संगठित है। LMDC दुनिया की लगभग 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। समान विचारधारा वाले समूह के सदस्य देश में बांग्लादेश, अल्जीरिया, भूटान, बेलारूस, क्यूबा, चीन, भारत, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलीपींस, सीरिया, सूडान, वियतनाम, जिम्बाब्वे शामिल हैं। तो ये सब जो विकासशील देश हैं टोटल 24 इसमें समूह LMDC में जो शामिल हैं वो टोटल विश्व की जनसंख्या का 50%। और इन लोगों ने क्या मांग किया विकसित देशों से कि आप 1.3 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष दीजिए, ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। अगला टॉपिक है कुलभूषण जाधव प्रकरण। कुलभूषण जाधव का मामला प्रचलित मामला है, भारत और पाकिस्तान का मामला है। चलिए देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी संसद ने मृत्युदंड प्राप्त भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को सैन्य अदालत द्वारा उनकी दोष सिद्धि के खिलाफ समीक्षा अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए कानून बनाया है। कुलभूषण जाधव को मृत्युदंड की सज़ा मिल गई थी। ये भारतीय कैदी हैं, पाकिस्तान में बंद हैं और सैन्य अदालत द्वारा उनकी दोष सिद्धि के खिलाफ समीक्षा अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए एक कानून बनाया गया है। यह कानून अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक आदेश को लागू करने के ICJ बनाया गया है। हालांकि भारत का मानना है कि इस कानून में कई कमियां भी हैं तथा ICJ के आदेश को अक्षरतः और उसकी भावना के साथ लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। कमी यहाँ पे ये जो कानून बनाया गया इस पर कमी बताया जा रहा है भारत की तरफ से। आगे चलिए। स्पष्ट रोड मैप का अभाव। भारत का मानना है कि कुलभूषण जाधव के मामले में प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार हेतु कोई तंत्र बनाए बिना पाकिस्तान द्वारा पारित बिल वर्ष 2019 के अध्यादेश को ही दोहराता है। म्यूनिसिपल कोड को असाधारण शक्ति। यह पाकिस्तान में नगरपालिका अदालतों को यह तय करने का अधिकार प्रदान करता है कि क्या जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस प्रदान करने में विफलता का कारण किसी प्रकार का पूर्वाग्रह है या नहीं। नगरपालिका अदालतें इस बात के लिए मध्यस्थ नहीं हो सकती कि किसी राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों को पूरा किया है या नहीं। प्रभावी समीक्षा तथा पुनर्विचार का भारत के लिए निहितार्थ। प्रभावी समीक्षा तथा पुनर्विचार एक वाक्यांश है जो कि घरेलू संदर्भों में प्रचलित समीक्षा रिव्यू से भिन्न होता है। इसमें कुलभूषण जाधव को वकील, कॉन्सुलर उपलब्ध कराने और अपने बचाव हेतु तैयारी में मदद करना अंतर्निहित है। इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान को जाधव पर लगाए गए सभी आरोप और
उन सबूतों का भी खुलासा करना होगा जिनके बारे में वह अब पूरी तरह से अपारदर्शी रहा है। पाकिस्तान को उन परिस्थितियों का भी खुलासा करना होगा जिनमें सेना ने जाधव से अपराध का कबूलनामा हासिल किया था। इसका तात्पर्य है कि जाधव को मामले की सुनवाई करने वाले किसी भी मंच या अदालत में अपना बचाव करने का अधिकार होगा। अगला टॉपिक है रोम घोषणा और G20 शिखर सम्मेलन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। पीछे जो भी वीडियो डाले गए हैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वीडियो को बार बार देखिए। मैगज़ीन को खुद से भी पढ़िए। ओके बाय, थैंक यू।